चल रहा था अभी, आवाज़ चेक कर लेना बस, क्लियर है? ठीक। एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज चल रहा था और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है, ये थोड़ा सा जो है सिंपल है, जो कि बैकग्राउंड से। बैकग्राउंड में हमने पढ़ा था यूरोप के लोग भारत में आ ही क्यों रहे हैं, आने का बेसिक रीज़न क्या था। आने का बेसिक रीज़न था उनका कि भारत से उनको स्पाइस ट्रेड में और कॉटन ट्रेड में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट था। रीज़न क्या था भाई? रीज़न ये था कि यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका था 12वीं शताब्दी में, यानी 12th सेंचुरी में स्टार्ट हो चुका था। आप समझ सकते हैं 1201 में 1215 में जो है ब्रिटेन में औद्योगिकरण की शुरुआत हो चुकी थी, और अभी तो हम बात कर रहे हैं 15वीं शताब्दी की, तो कितना लंबा समय रहा हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वर्ल्ड के मैप में अगर भारत को देखें आप ये और यूरोप को देखें हैं तो यूरोप के साथ सीधे जो है ट्रेड रूट यहाँ से बनता है। मैप शायद होगा तो मैं इसको बता पाऊँ, इस मैप को देखें इसमें तो यूरोप के साथ जो भारत का जुड़ा है ये मेडिटेरियन सी के साथ जो है यहाँ से जाता है आपका, दूसरा है यहाँ से जाता है। अब हमारे वर्ल्ड में कुछ ऐसा पॉलिटिकल चेंजेस हो रहा है जिसके कारण ये यूरोपियन जो है यहाँ से आने के लिए प्रोहिबिटेड हो, और इसका बेसिक के कारण क्या है इसमें? ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर की स्थापना जो है 1299 में तो हो गई थी, लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण क्षेत्र को कैप्चर नहीं किया था, और जो उसका राजधानी था जिसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल। क्या नाम था? कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि बाद में किस नाम से जाना गया? इस्तांबुल के नाम से जाना गया। तो जब कॉन्स्टेंटिनोपल पर इनका आक्रमण और इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, उस तारीख को भारतीय इतिहास में या वर्ल्ड के हिस्ट्री में पढ़ते हैं 1453। तो 1453 एक ऐसा समय है जिसमें कि ये CTS एग्ज़ाम का क्वेश्चन है आपका। तो ऑटोमन एम्पायर ने 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल को अक्वायर कर लिया, जिसके कारण जो है सेंट्रल एशिया पर जो है ऑटोमन यानी कि रेडिकल मुस्लिम एम्पायर की स्थापना हो गई। अब जो है इन्होंने यूरोप के आने वाले लोगों को रोक दिया, और इनके पास आने का ऑप्शन कुछ बचा नहीं, क्योंकि इनकी डिपेंडेंसी जो थी, जो स्पाइसेस और कॉटन थे, वो भारत के ऊपर आ चुकी थी। अब इनको भारत का खोज करना था। भारत की खोज के लिए अलग अलग एक्सपीडिशन निकले, जिसमें कि सबसे पहले आने वाले पुर्तगीज़ थे। तो पुर्तगीज़ भारत में आ गए, तो हमने पहला यूरोपियन जिसको पढ़ना था उसका नाम क्या था? क्या नाम पड़ा था? पुर्तगीज़। तो एक काम करते हैं, जल्दी से 2-3 क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए आप इसमें, आप आंसर देंगे अभी। तो भारत में कौन सा यूरोपीय सबसे पहले आया? पुर्तगीज़ आया। भारत में सबसे पहला पुर्तगीज़ गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अच्छा, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने स्टार्ट की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अच्छा, ये बताइए कि हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज़ एम्पायर इन इंडिया? अल्बुकर्क को रियल फाउंडर कहा जाता है। क्लियर बात है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, स्टार्टिंग में इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? इनका ऑब्जेक्टिव था भारत से ट्रेड करना। लेकिन भारत से ट्रेड करने के बाद ये भारत पर क्या हो गई ये भारत के उन्होंने कॉलोनीज़ को अक्वायर करना स्टार्ट कर दिया। इनके पास चैलेंज ये था कि जो भी रूलर्स के साथ ट्रेड करते थे वो इनके कंडीशन से ट्रेड का एक टैक्स लेते थे। जैसे ज़ेमोरिन की बात करें तो ज़ेमोरिन के साथ ये टैक्स करते थे, ज़ेमोरिन को टैक्स का कुछ चार्ज भी देना पड़ेगा, व्यापार का ट्रेड का टैक्स देना पड़ेगा। अब इन्होंने सोचा कि भाई ऐसा ट्रेड का टैक्स देने से अच्छा तो हम अपने आप को रूलर एस्टेब्लिश कर लें। तो ग्रेजुअली करके ऐसा हुआ, एक दिन में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन पुर्तगीज़ के रिलेटेड हमने कुछ बातों को पढ़ लिया था। पुर्तगीज़ अभी हमारा चल रहा है क्योंकि भारत में पुर्तगीज़ आ चुके हैं। पुर्तगीज़ के आने के समय ही जो है अब हमारे पास डच करके एक व्यक्ति आ रहे हैं। डच करके हमारे पास एक कॉलोनीज़ आ रही हैं यूरोप की। डच लोग होते कौन हैं, वर्ल्ड में इनका एग्जिस्टेंस कहाँ है, ये हमें देखने के लिए थोड़ा सा डच के ऊपर जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक टॉपिक को शुरुआत करते हैं, एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज डच। तो डच अभी हम कौन से नंबर पर पढ़ रहे हैं? अब जो हम एडवेंट ऑफ यूरोपियन पढ़ते हैं इसमें, तो इसके सीक्वेंस में 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सीक्वेंस को पहले समझ लेते हैं। ये सीक्वेंस मैंने अभी लिखा हुआ है 1 2 3 4 और 5। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि एडवेंट अरेंज द फॉलोइंग कंपनीज और यूरोपियन पावर ऑन देयर अराइवल्स इन इंडिया, तो उसका सीक्वेंस होगा पुर्तगीज़, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रेंच। लेकिन अब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं अरेंज द फॉलोइंग ब्रिटिश या यूरोपियन कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फैक्ट्री सेटलमेंट, तो यहाँ पर फैक्ट्री सेटलमेंट में ब्रिटिशर्स आ जाएंगे पहले, ये दूसरे नंबर पर आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपने आप को 1600 में इस्टेब्लिश किया था और डचेस ने किया था 1602 में। ठीक है, लेकिन आने वाले क्रम में डच पहले थे लेकिन फैक्ट्री नहीं सेटल किया था। तो जाहिर सी बात है अभी हम डच के बारे में बात करेंगे। तो दोबारा हमें इस सीक्वेंस को पूरा लिखना पड़ेगा ताकि ये क्वेश्चंस को हम लोग मिस ना कर पाएँ। क्लियर?
तो पहले समझ लेंगे इसको। तो हम आज पढ़ने क्या वाले हैं, सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि अराइवल्स उनका कैसे है। सबसे पहले पुर्तगीज़, डचेस और ब्रिटिशर्स ऐसे करके आए अराइवल्स में। अगर कंपनी सेटलमेंट की बात करें तो कंपनी सेटलमेंट्स में डचेस कौन से नंबर पे थे, तीसरे नंबर पे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इस तरह से हमारा इस मैप से जाना चाहिए। अब जो हम बात करेंगे इसमें कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन में डच को पढ़ें, ऐसी कौन सी खास बात है जहाँ से एग्ज़ाम के क्वेश्चन आएंगे, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। वर्ल्ड का मैप देखते हैं इसमें और वर्ल्ड के मैप से कुछ समझने का प्रयास करते हैं। बहुत सारा सेक्शन इसी से क्लियर होगा आपको। अब जो है सी रूट हमें पता चल चुका है और सी रूट में जो है केप ऑफ गुड होप, जो कि अफ्रीका का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, यहाँ तक वास्को डे गामा या उससे पहले बार्थोलोमेओ डियाज तब पहुँच चुका था। अब ये सी रूट से भारत आना जो है कोई नई बात नहीं थी। लेकिन जब डच भारत में आए तो उनको पता था कि भारत में पहले से पुर्तगीज़ हैं, लगभग 100 साल हो चुके हैं उनको, और 100 साल में तो उन्होंने पूरा साउदर्न इंडिया को एक तरह से अपने ग्रिप में ले लिया होगा। तो इसलिए उन्होंने उनका ऑब्जेक्टिव भारत की जगह पर भारत के वेस्टर्न कोस्ट पर व्यापार करना था। ये एग्ज़ाम का बड़ा ही डिफरेंट सा नेचर का क्वेश्चन है। भारत में आने वाले यूरोपियों को पढ़ रहा है, लेकिन डच जो है ये भारत में नहीं आ रहे। तो भारत में नहीं आ रहे तो कहाँ जा रहे हैं, तो देखेंगे ज़रा। एक पहले क्वेश्चन पूछ लेता हूँ ताकि इंटरेस्ट बढ़ जाए। भारत में आने वाले वो कौन से यूरोपीय थे जो भारत के वेस्ट कोस्ट की जगह पर ईस्ट कोस्ट से आए। क्वेश्चन समझ में आपको। भारत में अभी जो पुर्तगीज़ कहाँ से आए थे, कहाँ पर आए थे सबसे पहले, कालीकट। कालीकट कहाँ पे है, केरला में। केरला कहाँ पर है, भारत का वेस्टर्न कोस्ट है। तो जाहिर सा बात है कोई भी पीछे से आएगा तो सबसे पहले भारत का वेस्टर्न कोस्ट ही तो मिलेगा। लेकिन भारत में ऐसा कौन सा पावर था जो कि भारत में सबसे पहले ईस्ट कोस्ट से आया, और वो थे डच। अपने आप में अलग क्वेश्चन, ईस्ट कोस्ट से कैसे है, क्योंकि एक्चुअली में इनका बेसिक इंटरेस्ट था जो कि मसालों पर था। और यहाँ पर जो है मलाया आर्कीपिगैलो, आर्कीपिलागो जो था ये आपका, ये मलाया द्वीप जो है बनता कैसे है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेनी पड़ेगी। हिंद महासागर और पैसिफिक ओशन के बीच में मलाया महाद्वीप जो है, जैसे कि हम कहते हैं यहाँ पर हिंद महासागर के द्वीप, ऐसा करके पढ़ते हैं। ये जो है लगभग जो है 2500 2500 द्वीपों का एक समूह है। और इन द्वीपों के समूह को हमने मलाया द्वीप समूह के नाम से जाना है, जिसमें सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है इसमें, बोर्नियो। बोर्नियो द्वीप सबसे बड़ा द्वीप। अब जो है डच भारत में है और भारत की जगह पर यहाँ पर सबसे पहले भारत के द्वीप में है। इससे पहले ये भारत के द्वीप कहे जाते थे। महाभारत काल से बोर्नियो, जावा, सुमात्रा में भारत का ही रूल था। हमें पता होना चाहिए कि बोर्नियो या यहाँ पर इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया में हिंदू भगवान और देवी देवताओं की पूजा होती है। तो इससे पहले पता चल रहा है हमें कि यहाँ पर जो है इंडियन कल्चर जो है पहले से स्प्रेड है। इंडोनेशिया के करेंसी में भगवान गणेश की प्रतिमा है, और गणेश भगवान कहाँ पूजा किए जाते हैं, भारत में। तो इस तरीके से ये भारत के कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना है कि ये भारत की किस जगह पर आए, तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। ये तो यहाँ पर मलाया में आए थे, मलाया आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में आए थे, तो उस समय ये भारत के साथ ही था। अभी भारत के पास कौन सा आइलैंड है यहाँ पर, अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, जो कि अभी है, हालांकि भारत के साथ तो अभी भी नहीं, दूर है वो। तो ये पूरा उस समय भारत की टेरिटरी में ही माने जा रहे थे। तो चलिए यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं। अभी हम बात करते हैं कि यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ। यहाँ पर आने के बाद जो है अब इनका इंटरेस्ट हुआ कि भारत के साथ उनको ट्रेड करना चाहिए। भारत के साथ ट्रेड करना चाहिए, तो उनको पता था कि भारत में पहले से ही कौन सा यूरोपियन पावर है, पुर्तगीज़ पहले से ही। इसलिए जो है उन्होंने पुर्तगीज़ जहाँ जहाँ पर होंगे, अभी मैं कुछ ऐसी बातें बताऊँगा कि MCQ करने वाले हैं, क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो भारत में पुर्तगीज़ जहाँ जहाँ पर है उनसे उन्होंने अपने आप को बचाना चाहा, क्योंकि कौन कन्फ्लिक्ट लेगा, हम व्यापार करने आए भाई, लड़ने थोड़ा है इसमें। तो यहाँ आने के बाद जो है सबसे पहले मसूलीपट्टनम में आए। तो डच भारत में कहाँ पर आए, मसूलीपट्टनम में आया। मसूलीपट्टनम से उन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया। तो 1605 में मसूलीपट्टनम में आने के बाद मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपने आप को स्थापित किया, बिजनेस हाउस बनाया इसमें, लेकिन फैक्ट्री यानी कि इसको सराउंड करने की परमिशन नहीं मिली। तो यहाँ पर इससे पहले थोड़ा सा एक स्टेप में चले जाते हैं कि भारत में डच आए कब। तो एक्चुअली क्वेश्चन आता है इसमें 1602 में भारत में सबसे पहले जो है डचेस जो आए थे 1602 में आए थे। और 1602 में जो है हॉटमैन नाम का एक नाविक था जो कि व्यापार के लिए भारत में आया था। क्या नाम था, हॉटमैन। तो हॉटमैन आया था और आने के बाद जो है उसने पहले मलाया आइलैंड्स को कवर किया और उसके बाद भारत के ईस्टर्न कोस्ट में सबसे पहले गया और ईस्टर्न कोस्ट में मसूलीपट्टनम में उसने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। लेकिन इस फैक्ट्री के लिए उसको बाउंड्री करने की परमिशन नहीं दी गई, क्योंकि वहाँ पर पुर्तगीज़ पहले से ही थे और दक्षिण भारत के राज्य जो है वहाँ पर उनको परमिशन नहीं दे रहे। फिर भी यहाँ पर
1610 में जो है पुलिकट में जो है इसको पहली बार फैक्ट्री बनने की परमिशन दे देगी, और कोई भी आदमी चाहेगा जहाँ पर किलेबंदी हो जाए वहीं उसको राजधानी बनाए। तो 1605 में इनकी फैक्ट्री पहला व्यावसायिक स्थान बनने के बाद ही पहली फैक्ट्री इनकी 1610 में बनी, और इसी को उन्होंने राजधानी भी घोषित कर दिया। लेकिन एक्चुअली में इनका व्यापार ट्रेड जो है सबसे ज़्यादा चिनसोरा, जो कि पश्चिम बंगाल में, वहाँ से हो रहा था। क्या नाम था? चिनसोरा पश्चिम बंगाल में हो रहा था। और चिनसोरा में ब्रिटिश कंपनी पहले से एस्टेब्लिश हो चुकी थी, और ब्रिटिश के एस्टेब्लिश होने से इनका कन्फ्लिक्ट किसके साथ ज़्यादा बढ़ गया? ब्रिटिश और डचेस के बीच में बहुत सारे युद्ध होने स्टार्ट हो गए। डचेस और इनके बीच में युद्ध होने स्टार्ट होने के बाद 1759 में एक ऐसा युद्ध था जिसने कि डचों को भारत से पूरी तरह से निकाल दिया, जिसको हमने कहा बैटल ऑफ बदेरा। क्या कहा? बैटल ऑफ बदेरा। बदेरा के युद्ध में डचों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी तरह से रूट आउट कर दिया, और ये दोबारा कहाँ पे चले गए? इंडोनेशिया में चले गए, जहाँ से आए थे, और वहीं पर अपने ये स्पाइसेस वाले ट्रेड के साथ डील करने लगे। यहाँ पर डच के आने से भारत में बहुत सारे चेंजेस आए, उन्होंने स्पाइसेस को प्रमोट किया। लेकिन कुछ और भी क्वेश्चंस है यहाँ पर, जो है इनका ऑब्जेक्टिव जो है कहाँ कहाँ से पूरा हुआ। तो कुछ हम मैप के साथ इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करेंगे। डच फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ पर बनी है, ऑब्जेक्टिव ऑफ डच इंडिया, और इंपॉर्टेंट वार्स के रूप में जाएंगे। अभी इस तरफ एक बार देख लेते हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि भारत में आने वाला पहला डच यात्री कौन सा था, इसमें ज़रा देखेंगे। इसमें हॉटमैन कहीं दिखा आपको? कार्नेलियस डी हॉटमैन। तो भारत में आने वाला पहला डच यात्री का नाम क्या था? कार्नेलियस डी हॉटमैन। उनकी करेंसी का नाम क्या था? गिल्डर। तो डचों की करेंसी गिल्डर कहते हैं, लेकिन एक और वर्ड नया आएगा अभी बाद में गिल्डर की जगह पर, जब इन्होंने सोने के सिक्के बनाने स्टार्ट कर दिए। किसके? तो इस सिक्के को कहा गया पगोडा। क्या कहते हैं? पगोडा कहा गया। तो गिल्डर भी करेंसी, और गोल्ड के कॉइन जो उन्होंने बनाए थे उसको पगोडा भी कहा गया। तो यहाँ पर पगोडा भी हम देखेंगे इसमें। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय डचों की स्थिति क्या थी, उसको एक मैप से हमें थोड़ा सा समझने का प्रयास करना होगा। मैप थोड़ा सा हमें कभी कभी उस चीज़ को समझने में आसान बना देता है। अब डच जब भारत में आए थे, तो भारत में उन्होंने एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। इस चीज़ से हमें कन्फ्यूज़न होता है। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों ही सिमिलर सा नाम है। ब्रिटिशर्स ने अपने आप को ईस्ट इंडिया कंपनी कहा था, डचेस ने अपने आप को यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी कहा था। इसमें दोनों में अंतर क्या है, ज़रा समझ लेते हैं। अब देखते हैं, ये पूरा यूरोप है और यहाँ पर भारत, यहाँ पर मान लेते हैं भारत। अब इसके साथ स्पेन को पढ़ना है इसमें, ये स्पेन जो यहाँ पर है इसको पढ़ना है, और ये एक छोटा सा देश है, इसका नाम है नीदरलैंड। तो डचेस कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड के निवासी थे, जिसको हम हॉलैंड भी कहते थे। तो नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी थे। इनकी आज़ादी कब हुई थी? इनकी आज़ादी 1581 में हो गई थी। नीदरलैंड को किसने गुलाम बना के रखा हुआ था? स्पेन ने गुलाम बना के रखा। ध्यान से सुनेंगे, पहले कंसेप्ट को समझेंगे। तो 1581 तक जो है नीदरलैंड एक गुलाम देश था। किसका गुलाम था? स्पेन का गुलाम था। और विश्व में दो ही ऐसे देश थे जो कि सी रूट से अलग अलग देशों को ढूंढ रहे थे, एक था पुर्तगाल और दूसरा था स्पेन था। अब स्पेन ने नीदरलैंड को आज़ाद कर दिया, और नीदरलैंड को ये पता था कि अगर हमें वर्ल्ड लेवल पर अपने आप को इस्टेब्लिश करना है तो व्यापार तो करना पड़ेगा। और इस व्यापार के लिए उन्होंने सोचा कि हम भी वही व्यापार करते हैं जो कि स्पेन अपने वॉयज को, यानी कि समुद्री यात्राओं को भेजता है। तो नीदरलैंड ने आज़ाद होने के बाद अपनी इकोनॉमी को बढ़िया करने के लिए कहा कि काम करें, जितने भी लोग व्यापारी हैं कर सकते हैं, वो अलग अलग जगहों पर जाइए, भारत जैसे जगह पर जाइए और अपने व्यापार को करके आइए। नीदरलैंड में एक नहीं कई ऐसे व्यापारी थे जो कि भारत तक पहुंच गए, और कई ऐसे व्यापारियों को जब पहुंचते देखा गया और इनका प्रॉफिट देखा गया इसमें, तो नीदरलैंड की सरकार ने इनको कहा इतने सारे लोग पहुँच गए तो काम करो, इनको सभी को मिलाकर एक कंपनी बना दो। तो कहा एक कंपनी कैसे बनाए? तो कहा इसका नाम रख दो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। इस बात को समझना होगा। अब आप कहेंगे फिर ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी में, क्योंकि ब्रिटेन एक आज़ाद देश था, गुलाम नहीं था इसमें, और उसकी इकोनॉमी बहुत मजबूत थी, और भारत जैसे देश के लिए उसने अपने आप को कहा कि हमारी सरकारी सेना जो जाएगी उसी को सिर्फ परमिशन मिलेगा भारत से व्यापार करने का, सबको नहीं मिलेगा। तो भारत में आने वाली जो कंपनी थी उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जबकि डच से आने वाली जो कंपनी थी उसमें बहुत सारे लोग थे। कौन लोग थे ये प्राइवेट लोग थे।
जो कि भारत जैसे देश के साथ व्यापार कर रहे थे। तो बहुत सारे जब वॉयज यानी कि समुद्री यात्रा के लोग भारत में आ गए तो कहा कि इनको हम क्या नाम से जाने, तो कहा इनको हम यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी कहेंगे, और उनको 20 साल का लाइसेंस दिया गया। कहाँ के व्यापार के लिए? भारत के व्यापार के लिए 20 साल का लाइसेंस दिया गया और कहा कि ठीक है, आप अपना व्यापार करिए और हमारे देश की यानी कि हॉलैंड की स्थिति को सुधारिए। हॉलैंड पुराना नाम, नीदरलैंड नया नाम, ठीक है, देशों के ऐसे ऐसे नाम करके होते हैं। तो इस तरह से स्पेन और नीदरलैंड आपस में जुड़े हुए। तो एक बार आंसर बताइए कि हॉलैंड को आज़ादी कब मिली? 1581। किस देश से मिली है? स्पेन से मिली। तो अब जाहिर सी बात है, स्पेन क्योंकि वर्ल्ड में अलग अलग समुद्री यात्राएं करवाता था, स्पेन के द्वारा ही तो कोलंबस को भेजा गया था। कहाँ पर? अमेरिका में। और अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। कोलंबस कौन से देश का नाविक था? इटालियन था। और इटालियन था, उसको स्पॉन्सर्ड किया था स्पेन ने, ठीक है, इस बात को समझना। तो हमने इस मैप से देख लिया कि भाई ऐसा करके है, और यहाँ पर जो है ये नीदरलैंड के लोग आ गए, और नीदरलैंड के लोग आने के बाद उनका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस में था? मलाय आर्किपेलागोस में था। अब देखेंगे कि डच कंपनीज जो है अलग अलग लोगों का समूह बन के आ रही है, तो कहा कि भाई ऐसा है, इनको मिलाकर जो है यूनाइटेड कर दीजिए, यूनाइटेड करिए। और 1602 में जो है इनकी कंपनी बना दी गई, और इसको लाइसेंस कितने समय का मिला? 20 years। तो इस मैप से हमें ये देखना है कि 20 साल का इनको लाइसेंस मिल गया यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, जो कि नीदरलैंड के राजा ने थे। इनको यूनाइटेड करके क्यों कहा? इनको एक ही नाम से क्यों ना कर दिया? इसलिए कर दिया इसमें क्योंकि उस समय नए नए बने हुए देश के पास इतना पैसा नहीं था कि राजा उनको स्पॉन्सर्ड करे कि हम पैसा देते हैं, आप व्यापार करिए। उसने कहा कि हमारे देश में इतना पैसा नहीं है कि मैं आपको दूंगा कि यात्रा करिए, आपके पास पैसा है तो आप जाइए, हम आपको अधिकार देंगे कि आप लड़ाई वड़ाई सब कुछ कर सकते हैं, है ना, देश का रिप्रेजेंटेशन करिए। इसलिए इस वर्ड में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी में और ईस्ट इंडिया कंपनी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यूनाइटेड कैसा लोग था? वो एक प्राइवेट लोगों का ग्रुप था, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी थी? वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव थी। इस बात को ध्यान रखना। तो 20 साल का इनको परमिशन मिल गया, और 20 साल के परमिशन मिलने के बाद अब जो है भारत में सबसे पहले भारत के वेस्टर्न कोस्टल रीजन पर आए, और यहाँ पर आ गए मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली कंपनी तो एस्टेब्लिश कर ली, लेकिन फैक्ट्री बनाने का परमिशन नहीं मिला। फैक्ट्री बनाने का परमिशन को कहाँ पर मिला? कहाँ पर मिला? पुलिकट बताया था ना आपको। तो पुलिकट में, क्योंकि 1605 में इनकी पहली फैक्ट्री खुली थी, तो 1605 में जब आई है तो उस समय अकबर का भारत में पीरियड चल रहा था, और भारत में पुर्तगीज़ भी आ चुके थे। यानी कि भारत के ट्रेड पर दो लोगों का भी क्लेम हो रहा था, एक था आपका पुर्तगीज़ का और दूसरा था डच का। अंग्रेज़ यहाँ पर अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए सोच रहे थे, लेकिन अंग्रेज़ों की फैक्ट्री कब खुली थी? 1612 में। तो इसलिए फैक्ट्री के आधार पर जो है डचेस पहले, इसलिए हमें भी डच के बारे में बात करें, लेकिन अंग्रेज़ भी हैं भी यहाँ पर, पुर्तगीज़ भी और डच भी। तो अभी जो है क्योंकि फैक्ट्री सेटलमेंट के ऊपर आ रही है, तो फैक्ट्री सेटलमेंट में डच कंपनी और पुर्तगीज़ के ऊपर जो है आपस में कन्फ्लिक्ट होने थोड़े स्टार्ट हो गए, और क्योंकि पुर्तगीज़ पुराने थे इसलिए इन्होंने अवॉइड किया वहाँ पर जहाँ पर पुर्तगीज़ पहले से रह रहे थे, वहाँ पर इनको नहीं जाना था। तो इसलिए अपने आप को वेस्ट कोस्ट से स्टार्ट किया इन्होंने। वेस्ट कोस्ट से स्टार्ट करने के बाद 1605 में इनकी पहली कंपनी ने ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया, और इस मैप के साथ हमें थोड़ा सा समझने में हेल्प मिलेगा। 1605 में है मसूलीपट्टनम, और पुलिकट में कितने समय में हुआ? 1610 में। और चिनसौरा में कब हुआ? 1653 में। ये तीन जगहों को याद रखना है इसमें। ये तीन जगहों पर फैक्ट्री खोली गई, लेकिन तीन जगहों की फैक्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्री जो है मसूलीपट्टनम आती है, पुलिकट आती है, बाकी जगहों में सबसे इम्पॉर्टेंट ये तीन जगह आते हैं। क्यों आते हैं इसमें? क्योंकि मसूलीपट्टनम पहली फैक्ट्री खोली गई, पहली कंपनी खोली गई, फैक्ट्री के रूप में पुलिकट खोली गई, और पुलिकट में फोर्टिफाइड करने की परमिशन मिली, तो डचों ने इसको अपनी राजधानी बना ली। तो डचों की राजधानी भारत में सबसे पहले कहाँ बनी? क्योंकि ये फैक्ट्री बनाने की परमिशन यहीं पर मिली, यहाँ पर इनको फैक्ट्री बनाने की परमिशन नहीं मिली। लेकिन ये बंगाल में गए, चिनसौरा में गए, तो इसका फ़ायदे का रेशो बहुत बड़ा होने के कारण इस फैक्ट्री को उन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर दिया। और बंगाल में क्योंकि अंग्रेज़ भी इस्टेब्लिश हो चुके थे, तो इनका कन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक था। इस चीज़ को थोड़ा सा साफ वर्ड में अगर देखें हम इसमें, तो ये वर्ड थोड़ा सा हमें क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि भारत में मसूलीपट्टनम पहली फैक्ट्री, पुलिकट सेकंड, सूरत में इतना, पिपली में इतना, और चिनसौरा में। ये वर्ड जो है आपके एग्ज़ाम के फेवरेट क्वेश्चंस बनेंगे इसमें।
तो ये बनने के बाद जो है अब भारत में डचों का इंटरेस्ट किस में था और वो कहाँ से आता था? भारत में डचों का इंटरेस्ट जो है बेसिकली इंडिगो। इंडिगो का मतलब क्या होता है? नील। कपड़े को डाई करने के लिए अब 100 साल पहले तो पुर्तगीज़ आए थे, उनको तो स्पाइस चाहिए था, लेकिन इनको जो है स्पाइस के साथ साथ और भी कुछ चाहिए था जिसमें कि कपड़े को रंगने की चीज़ें, जिसको इंडिगो कहते हैं। हमें पता होना चाहिए था कि भारत में जिस जगह पर हम बिहार में, उसमें एक मूवमेंट हुआ था चंपारण आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने पहली बार लीडरशिप दिया था। चंपारण आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसमें किसानों के ऊपर जो है दबाव बनाया जा रहा था कि वो नील की खेती करें। क्लियर बात है? अच्छा, नील की खेती मतलब क्या? नील कपड़े को नीला करना चाहते थे? नहीं, नील का मतलब है कपड़े को डाई करना। अलग अलग कलर के कपड़े बनाने के लिए जो खेती होती थी उसको कहते थे इंडिगो, और इंडिगो की खेती करने से ज़मीन का जो प्रोडक्टिविटी था वो कम हो जाता। ठीक है, तो किसान जो है उसको चाहते नहीं थे, पहला रीज़न ये था। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि किसानों को कैसे पता प्रोडक्टिविटी कम हो रही है? क्या वो साइंटिस्ट थे क्या? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उस समय किसानों के पास होती थी ज़मीन कम, और उन्होंने क्या लगा दिया था? 3 कट्ठिया व्यवस्था लगा दिया था, यानी कि 1 बीघे में होता है 20 कट्ठा। कितना? 20 कट्ठा होता है। उन्होंने कहा था 3 कट्ठे में आपको नील बोना ज़रूरी है। तो किसी के पास कम ज़मीन है तो वो अगर नील बोएगा तो फिर खाने वाला चीज़ गेहूँ चावल कहाँ पर बोएगा? और उसको वहाँ पर नील बोना है जहाँ पर ज़मीन अच्छी है। ऐसे समय में किसानों का आंदोलन हो गया और गांधी जी से कहा हमारा आप रिप्रेजेंटेशन करिए। तो अंग्रेज़ों के समय भी अंग्रेज़ों को क्या चाहिए था? इंडिगो। इंडिगो मतलब नील। अब यहाँ पर भी इनको भी तो चाहिए, क्योंकि यूरोप में डिमांड जिसका है उसी का काम हो रहा है इसमें। इंडिगो चाहिए था, दूसरा है सिल्क का टेक्सटाइल चाहिए था, और ओपियम यानी कि अफीम चाहिए था। ये 3 चीज़ों के लिए भारत में सबसे ज़्यादा फोकस थे डचेस, और उनको ये सप्लाई कहाँ कहाँ से होना था, ये आपका CAPF एग्ज़ाम का क्वेश्चन अभी कवर करेंगे। तो यमुना वैली और सेंट्रल इंडिया से इनको इंडिगो मिलता। सेंट्रल इंडिया में आप समझ सकते हैं बिहार उत्तर प्रदेश भी आता है आपका। सिल्क टेक्सटाइल कहाँ से मिलता है? बंगाल और गुजरात से मिलता। ओपियम यानी अफीम कहाँ से मिलता है? गंगा वैली से मिलता। तो इस तरीके से उन्होंने भारत में उन क्षेत्रों को अपने कंपनी सेटलमेंट को एस्टेब्लिश किया जहाँ से उनको ये डिमांड पूरी हो सके। अब इस डिमांड के पूरी होने के बाद उन्होंने जो है ग्रेजुअली अपने आप को जो है एस्टेब्लिश कर लिया, और एस्टेब्लिश करने पर भारत में रहने वाले पहले से ही 2 यूरोपीय पावर्स के साथ इनके कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए। पहले कौन थे? पुर्तगीज़। दूसरे कौन थे? इंग्लिश। इनके साथ जब स्टार्ट हुए तो चीन-सोरा में आने के बाद जो है अब इनका कन्फ्लिक्ट जो है, क्योंकि बंगाल में अंग्रेज़ों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था और किसी कीमत पर वो शेयर नहीं करते, तो चीन-सोरा में जाने के बाद एक युद्ध हुआ जिसको हम बेदेरा का युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में डचेस जो है पूरी तरह से परास्त हो गए और भारत छोड़ के उनको वापस इंडोनेशिया जाना पड़ा जहाँ से वो आए थे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंडोनेशिया का, कहाँ पर ही भाग गए ऐसा लिखा हुआ? ठीक है, नहीं लिखा हुआ तो कोई बात नहीं। ये भाग के कहाँ चले गए? इंडोनेशिया चले गए। चलिए अब हम काम करते हैं, अब जल्दी से इसके हम कुछ MCQ बनाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं आप बना पा रहे हैं कि नहीं। व्हेन डिड डच ईस्ट इंडिया कंपनी सेट अप फैक्ट्री इन इंडिया? फैक्ट्री कब सेटअप किया था उन्होंने? पहली फैक्ट्री इनकी जो है 1605 में। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस वर नॉट पार्ट ऑफ डच कॉलोनीज और फैक्ट्रीज इन इंडिया? देखते हैं आप लॉजिक लगा पाते हैं कि नहीं। आपको पता है ना, मैंने कहा था कि पुर्तगीज़ का अपना हेडक्वार्टर बन गया था गोवा, और वो उनसे बचने के लिए उनके टेरिटरी में इंटरफेयर नहीं करना चाहते। तो ये मैंने जानबूझ के आपको वर्ड बताए थे, आंसर नहीं बताया था। और पुर्तगीज़ को गोवा किसने लेके दिया था? अल्बुकर्क ने। किससे लेके दिया था? बीजापुर से। सही बात है ना, कल ही बात किया था हमने। तो ये गोवा के ऊपर उन्होंने कभी अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं किया, और इनफैक्ट किसी ने भी नहीं किया, क्योंकि गोवा पुर्तगीज़ के पास आज़ादी के बाद तक बना रहा, तो गोवा उनका हेडक्वार्टर्स था इसमें। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। द फर्स्ट पर्सन हॉलैंड विजिटेड इंडिया? हॉटमैन बिल्कुल सही जवाब है आपका, यानी कि आप लोगों ने ध्यान से सुना है इसको। नेक्स्ट देखेंगे, डच कंपनी मेड कॉलोनीज इन विच फेमस स्पाइस आइलैंड? बिल्कुल सही जवाब है। तो उन्होंने जो है भारत को छोड़ के इंडोनेशिया को अपना स्पाइस आइलैंड बना लिया इसमें। ये हो गया हमारे पास। अब ये आ जाता है, द डच कंपनी मेड हिज फर्स्ट कैपिटल इन इंडिया? पुलिकट। कब बना था? 1610 में बना था। ठीक है, सही बात। अब पुलिकट हमारे पास आ गया। हु डिफीटेड द डच कंपनी इन द बैटल ऑफ अदेरा? ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको पूरी तरह से हरा दिया था। बिल्कुल सही बात है इसमें। डच कंपनी डील्स ट्रेड इन इंडिगो फ्रॉम विच रीजन? इसमें लॉजिक लगाना है आपको थोड़ा सा, ऐसे क्वेश्चन लॉजिक के साथ आएंगे।
नागपट्टनम, मसूलीपट्टनम, सूरत। आपको पता होना चाहिए कि गुजरात भी था और साउथ इंडिया भी था, ऐसा करके क्वेश्चन बना था। तो ऐसे क्वेश्चन में ये बी और सी वाला आंसर होना चाहिए, ठीक है। यकीन नहीं है तो बाद में दिखा देंगे आपको। डच मेंट देयर कोइन पगोडा। देखिए अभी मैंने बताया था, आप कर पाएंगे कि नहीं। वेयर डिड डच मेंट देयर कोइन पगोडा। पगोडा किसको कहते हैं? पगोडा किसका नाम है? गोल्ड कॉइन का नाम है। तो जाहिर सी बात है पगोडा आपका गोल्ड कॉइन का नाम है इसमें। और भारत में अंग्रेज़ों डचों की जो पहली फैक्ट्री थी इसमें कहाँ पर थी? मसूलीपट्टनम में थी। तो वहाँ पर उन्होंने फैक्ट्री एस्टेब्लिश की और फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने के बाद स्प्रेड किया और गोल्ड कॉइन वो बनाना स्टार्ट कर दिया। अब हमने टॉपिक को अब लिखना स्टार्ट करना है, एडवेंट ऑफ डचेज इन इंडिया। एडवेंट ऑफ डच इन इंडिया। एडवेंट ऑफ डच इन इंडिया। एडवेंट ऑफ डच के बाद जो है सबसे पहले लिखेंगे टॉपिक्स विच आर टू बी कवर्ड। कौन से चीज़ों को कवर करना? टॉपिक्स विच आर टू बी कवर्ड। कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है? टॉपिक्स विच आर टू बी कवर्ड। तो सबसे पहले लिखना है इंट्रोडक्शन, डच फैक्ट्रीज, ऑब्जेक्टिव ऑफ डच इन इंडिया और इम्पॉर्टेंट वॉर। ये 4 पॉइंट्स में डचेस को कवर किया जाना चाहिए। तो सारे क्वेश्चंस के आपने जवाब दे दिए, तो आपको लिखने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाना। चेंज करें अभी इसमें। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। हेडिंग बनाएंगे इंट्रोडक्शन का और जैसे जैसे बताऊंगा वैसे लिखिए। डचेस आर द सिटीजन ऑफ हॉलैंड ऑब्लिक नीदरलैंड। नेटिव और सिटीजन ऑफ हॉलैंड ऑब्लिक नीदरलैंड। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखेंगे। अच्छा इससे पहले फिर थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। अभी इसके बाद ये वाला चीज़ मत लिखिएगा, नोट थोड़ा सा लिख लीजिए। इन 1581 Holland was freed। freed मतलब होता है आज़ाद होना। Holland was freed from the control of Spain। Holland was freed from the control of Spain। तो स्पेन के कंट्रोल से आज़ाद हुआ था 1581 में। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखेंगे। हॉलैंड promoted sea trades। Holland promoted sea trades and for that, अब इस नाम को लिखेंगे कॉर्नवालिस डी हॉटमैन। एंड फॉर दैट कॉर्नवालिस डी हॉटमैन was the first Dutch। Cornwallis D. Houtman was the first Dutch who arrived in 1596 in India। Who arrived in 1596 in India। तो ये पहला डच था जो कि भारत में आया था। बिल्कुल सीक्वेंस में जा रहा है इसमें। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखेंगे। In 1602 यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पर जो डच लिखा हुआ है इसकी जगह पर लिखेंगे यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड विद द ट्रेड लाइसेंस ऑफ 21 ईयर्स। 20 साल का व्यापार था और 6 महीने का आने जाने वाला टाइम भी जोड़ दिया गया था, तो 21 साल का इनको परमिशन मिला विद द ट्रेड लाइसेंस ऑफ 21 ईयर्स। नीचे एक नोट लिख लेंगे इसमें।
यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी was the group of private companies of Holland. यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी was the group of private companies of Holland. ये हॉलैंड के प्राइवेट कंपनीज का एक समूह था. यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी was the group of private companies of Holland. पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिख लेते हैं.